हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। आज हम गीता के छठे अध्याय और उसमें 9वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो छठा अध्याय है उसमें हम कई सारे सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में एक बहुत सुंदर श्लोक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे दो सत्रों से हम ये सीख रहे हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ कैसे डीलिंग किया जाता है। या जिन लोगों के साथ आ, हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है उनके साथ कैसे डील करते हैं। उसको हमने नाम दिया था डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल। आज उसका और एक भाग हम ले रहे हैं। 7, 8 और 9 आज का 9वां श्लोक है। तो जैसे 8वें श्लोक में हमने ये देखा कि अगर हमें इस दुनिया से वैराग्य प्राप्त करना है जो कि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना वैराग्य धारण किए कोई अगर व्यक्ति रिलेशनशिप में उतरता है तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ा का भागीदारी बनेगा। क्योंकि ये काल का चक्र है, क्रम है कि जहाँ शुरुआत है वहाँ अंत भी है। क्योंकि ये भौतिक तत्व पर चलता है, आत्मा आध्यात्मिक तत्व पर चलता है, लेकिन भौतिक संबंध भी भौतिक ही है। इसका मतलब उसको शुरुआत है, उसको अंत है। तो अंत जब होता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उतने समय में उस व्यक्ति की, उस स्थिति की, उस जगह की, उस वातावरण की आदत हो चुकी है। और उस आदत को हम कंफर्ट जोन कहते हैं, और वहां से निकलना किसी व्यक्ति के लिए बहुत बहुत कठिन हो जाता है। तो जब हम गीता पढ़ते हैं, अध्यात्म करते हैं, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो टेम्पररी और डिस्ट्रक्टेबल नेचर उस दुनिया का कैसे है, ये दुनिया कैसे अशाश्वत है, कैसे कुछ समय के लिए बनती है और बाद में बिगड़ जाती है। अगर उस स्वभाव पर हम हमारा ध्यान केंद्रित करें तो किसी भी स्थिति में निरासक्त होकर अपने ड्यूटीज को पालन करना आसान हो जाता है, सम रहना आसान हो जाता है। और उसके लिए फिर उदाहरण लिया था हमने, सम लोष्ट्र अश्म कांचन। सोने का अगर टुकड़ा है या मिट्टी का ढेला है या छोटे छोटे कंकड़ है, तो वो व्यक्ति तीनों के साथ अलग अलग बर्ताव करता है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है वो मूल किस चीज पर होता है कि जैसे सोना बना है तो किसी दिन बिखर जाएगा, मिट्टी बनी है तो किसी दिन बिखर जाएगी। तो उसके बनने और बिगड़ने वाले स्वभाव पर उसका ध्यान होता है। इसलिए वो उतना आसक्त नहीं होता है, व्यवहार में जो जो चीजें जरूरी है वो उसको करके अपने क्रियाओं को आगे बढ़ाता है। तो जैसे 6.8 में हमने देखा कि पदार्थ में समता का दर्शन, माने लोस्त्र अश्म कांचन, इन तीनों पदार्थों के साथ वो व्यक्ति समता का दर्शन करता है। व्यवहार अलग है लेकिन आंतरिक भाव जो है वो समान है, क्योंकि नश्वर तत्व पर उसकी दृष्टि टिकी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, वो मुझे जीवन में मेरा जो ध्येय है उसके लिए मुझे रिफोकस करने में मदद करता है, रीअलाइन करने में मदद करता है। और मेरा जो परमानेंट पर फोकस होना चाहिए वो करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ध्यान या लक्ष्य केंद्रित करना आसान क्यों हो जाता है ये सारी चीजों में, क्योंकि अभी उसकी वास्तविकता पर हम गौर करने लगते हैं। रिलेशनशिप में भी कई बार लड़ाई झगड़ों को लेकर बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्थिति तैयार हुई है वो नष्ट होने ही वाली है, लेकिन हम हमारे अहंकार के कारण उसे पकड़ कर रखते हैं और वो स्थिति फिर आगे खराब होती जाती। तो जब वास्तविकता पर ज्यादा गौर किया जाए, गुण धर्म पर ज्यादा गौर किया जाए, तो स्थिति को हैंडल करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो पदार्थ में जो आसक्ति है, जैसे स्टेप 1 में हमने देखा कि जब हम इसके लिए तैयार होंगे तब मन व्यक्ति के साथ व्यवहार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। किस चीज पर गौर करना है कि भाई ये टेम्पररी है, इसका स्टार्टिंग है, इसका एंड है। तो सबसे पहले इन्होंने, देखिए अगर आप ये श्रृंखला देखें तो ग्रॉस से लेकर सटल चीजों तक की ये जर्नी है। और हमारा अध्यात्म का जो प्रवास है वो ऐसे ही होना चाहिए। पहले हमें निसर्ग यही कहेगा कि भाई आपकी जो दिखने वाली चीजों में आसक्ति है, पहले उसको ढीला कीजिए। उसका इफेक्ट क्या होगा कि आंतरिक विश्व में उसका
डायरेक्ट प्रभाव होता है। तो पहले वस्तु में समता रखना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमारे संबंध सुधरेंगे। या अगर नहीं तो फिर वो संबंध हमारे निश्चित रूप से बिखरते हुए हमको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो संबंध की जब बात करते हैं, तो कौन से संबंध को रखना है और कौन से संबंधों को छोड़ना है, तो इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों किसी चीज को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्यों मैं किसी चीज को इतना पकड़ कर रखता हूँ। कई बार जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि जब कोई व्यक्ति मेरी जरूरत पूरी करता है या करती है, तो उस व्यक्ति से मैं आसक्त हो जाता हूँ और उस व्यक्ति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, मन क्या करता है, उसकी गलतियों को ढक देता है। और वो गलतियों को फिर एक समय हम जब सहन नहीं कर पाते तो संबंध टूटने लगते हैं। तो वैसे ही आज हम थोड़ा ग्रॉस लेवल से लेकर सटल लेवल तक जाएंगे, सूक्ष्म लेवल पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये सूक्ष्म लेवल का जो विश्व आज हमारा बना हुआ है, वो किस पर और कैसे बना हुआ है, तो आज इस श्लोक के माध्यम से हम वो चर्चा करेंगे। तो पहले तो हमने देखा कि वस्तु में जो पदार्थ में समता है वो कैसे आती है। दूसरा, वस्तु अ, देखिए, जब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मोबाइल, आजकल मोबाइल से बहुत लोग ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो दो चीजें होती है, वस्तु जब हम हैंडल करते हैं, वस्तु के साथ जब डील करते हैं, तो दो चीजें हो सकती है। एक है कि हम वस्तु का इस्तेमाल करें, या दूसरा ये भी हो सकता है कि वस्तु हमारा इस्तेमाल करना चालू कर दे। दो चीजें हैं, एक तो हम वस्तु का इस्तेमाल करें या वस्तु हमारा इस्तेमाल करना चालू कर दे। जैसे कई बार ये प्रश्न खुद को ही पूछना चाहिए कि मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ कि व्हाट्सएप मुझे चलाता है, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम को चलाता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम मुझे चलाते हैं। ये कनेक्टेड है, क्योंकि ये भौतिक तत्व से कनेक्टेड है। तो देखिए, इतना गहन है गीता। आज ये मुद्दा आप प्लीज समझ लीजिए, पर्सनल लाइफ में भी बहुत मदद होगी। आपके पेरेंटिंग में या आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ डीलिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो पहला, दूसरा मुद्दा हमने क्या देखा, वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वस्तु आ, मैं मैं वस्तु को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वस्तु मुझे इस्तेमाल कर रही है। तो दूसरी केस में क्या होता है, देखिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि हाँ, आ, मैं कंट्रोल में हूँ। हम्म? मैं चाहे वैसे कर सकता हूँ, मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए रिमोट कंट्रोल है, टीवी में कई सारे चैनल, हजारों चैनल आते हैं आज। मैं चाहे तब चैनल बदलता हूँ, चाहे तब जो देखता हूँ, चाहे लगे तो बंद करके मोबाइल फेंक दूंगा। तो इससे क्या होता है, वो वस्तु हम जब हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु का प्रभाव मेरे मन पर क्या हो रहा है, आई एम इन कंट्रोल, और इस वस्तु का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि इफेक्ट बाद में उल्टा होता है, लेकिन इनिशियली हमको क्या लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और कंट्रोल करने में फिर मुझे आनंद आने लगता है, क्योंकि मुझे चाहिए वैसे वो मिलता है, चाहिए वैसे मैं कर सकता हूँ। ओके। लेकिन अब ये हो गई वस्तु की बात। तो फिर वस्तु के साथ जब मैं डीलिंग करता हूँ, तो वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं होती है, वस्तु के साथ व्यक्तियों के साथ भी डीलिंग करना होता है। जैसे हमने पहला मुद्दा क्या देखा कि हम वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि मैं कंट्रोल में। अब दूसरी जगह ये गौर कीजिए कि अगर हमको ये पता चले कि व्यक्ति के साथ डील करते समय व्यक्ति मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे लगता है, थोड़ा गौर कीजिए। जब वस्तु को मैं हैंडल करता हूं तो मुझे लगता है मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन और तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि कोई सामने वाली व्यक्ति मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे है, तो फिर मैं डर जाता हूँ, तो मुझे बुरा भी लगता है। हम्म? तो उसके अच्छे बुरे व्यवहार का, बर्ताव का मुझ पर फिर असर होने लगता है। जबकि टीवी पर मैं बैठा हूँ, रिमोट लिया हूँ, मैं चाहे जैसे बर्ताव करूँ, बोलने वाला कोई नहीं है, तो उसका मेरे मन पर प्रभाव क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता, मैं चाहे वैसे कर सकता हूँ। और ये स्वभाव लेकर जब हम रिलेशनशिप में उतरते हैं, तो
तो फिर थोड़ा भी कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरी आदत तो कंट्रोल करने की है, लेकिन अभी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके साथ मुझे रिलेशन तो बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में मुझे जो ऐसी अनचाही चीजें हैं, वो अनचाही चीजों का भी सामना करना पड़ रहा है। वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है मेरी मदद करे, या सामने वाला व्यक्ति हो सकता है मेरा नुकसान भी कर दे। सामने वाला व्यक्ति मेरी अच्छाई का फायदा उठाए, या हो सकता है सामने वाला व्यक्ति मेरी बुराई का भी फायदा उठा सकता है, मेरे नेगेटिव साइड का भी उठा सकता है फायदा, मेरे जो वीकनेस है, मेरे जो शॉर्टकमिंग्स है, उसका भी वो फायदा उठा सकता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वस्तु पदार्थ में समता बुद्धि होना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर सामने से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है। ठीक है भाई, है तो चला गया, नहीं है तो ठीक है ले लेंगे। तो उसमें समता बनाए रखना आसान हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर मन में समता बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर ये भी लगने लगता है कि मैं पक्षपात तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अच्छा बुरा तो नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ। ये मेरे जो बिहेवियर में जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है कि एक के साथ मैं अच्छा हूँ, दूसरे के साथ मैं खराब हूँ, इसको कहते हैं विषमता। एक होता है समता, माने सेम सबके साथ। दूसरा होता है विषमता। विषमता माने सबके साथ खराब, या चेंज, एक के साथ अच्छा है, दूसरे के साथ खराब। अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम दो चीजों को थोड़ा सा टैली करेंगे। जैसे पहले हमने देखा कि मैं वस्तु को हैंडल करता हूं, और दूसरा है मैं व्यक्ति को हैंडल करता हूँ। वस्तु हो सकता है मुझे हैंडल करे ना करे, लेकिन व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे हैंडल कर सकता है, मेरा फायदा भी उठा सकता है, मेरा नुकसान भी कर सकता है। ओके। तो अभी देखिए, जड़ वस्तु जो है, जैसे पहले हमने देखा कि जड़ वस्तु मैं कंट्रोल कर सकता हूं, चाहे जैसे, चाहे तब, चाहे जब तक। तीन चीजें बताई मैंने। मैं वस्तु को कंट्रोल कर सकता हूँ चाहे जैसे, एनी हाउ, कैसे भी करो, उठाओ फेंक दो, यहाँ रख दो वहां रख दो, कुछ नहीं। चाहूं तब, मोबाइल मैंने जब चाहे तब मेरे हाथ में लिया, और मैंने जो चाहे वो देखना है देख लिया, एनी टाइम। पहला क्या था, एनी वे, कैसे भी, प्रकार कुछ भी हो सकता है, कभी भी। दूसरा क्या था, कभी भी। तीसरा, जब तक मैं चाहूं। टीवी कब तक मेरी इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, जब तक मैं चाहूं। जब मैं नहीं चाहूं, टीवी बंद करके मैं रिमोट कहीं भी फेंक दूं। ओके। तो जब हम, देखिए मुद्दा क्या है, कि जब हम गैजेट, मान लीजिए मोबाइल है, टीवी है, कार है, बाइक है, एसी है, ये जड़ वस्तुएं हैं, इसमें भावनाएं नहीं है खुद की इनकी। ओके। तो जब इनके साथ मैं डीलिंग करता हूं, तो मैं चाहे इनको जैसे हैंडल कर सकता हूँ, चाहे जिस समय हैंडल कर सकता हूँ, चाहे जब तक मैं इनको हैंडल कर सकता हूँ। और इनको मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं, बंद हो जाओ या चालू हो जाओ। अब ये जो स्वभाव है जड़ पदार्थ के साथ, जब मेरा डीलिंग होता है, वो एक तरह की मानसिकता क्रिएट करता है मेरे अंदर। क्या मानसिकता क्रिएट करता है? ये जो भी माता पिता, या जो भी साधक है, या जो भी स्टूडेंट्स है, जिनको जो गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा डीलिंग करते हैं, ये थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो श्लोक आज हम लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं मैटर के साथ ज्यादा डीलिंग करता हूं, तो मेरे मन में एक भाव तैयार हो जाता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए बनाई गई है। दूसरा, मैं इनके साथ चाहे जैसे बर्ताव कर सकता हूँ। तीसरा, ये मुझे खुशी देने के लिए बनाई गई है, आनंद देने के लिए बनाई गई है। और जब मैं इनको न चाहूं, मैं चाहे तब इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। ये चार भावनाएं जड़ पदार्थ के साथ डीलिंग में व्यक्ति के साथ बहुत गहराई तक उतर जाती है। ओके। अब ये भाव जिसमें बन गया कि ये सारी चीजें मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, जब तक चाहे, और जब मैं न चाहूं इनको छोड़ सकता हूँ, ये भावना जब उतर जाती है, और ये भावना लेकर कोई व्यक्ति जीवित व्यक्ति के साथ डीलिंग करता है, तो वो ये भूल जाता है कि व्यक्ति जीवित है। जीवित माने क्या, इसके चॉइसेस है, इसके लाइक्स है, इसके डिसलाइक्स है, इसके जीवन में पेन है, इसके जीवन में प्लेजर है, इसके जीवन में सुख है, इसके जीवन में दुख है। तो जब मैं लोगों के साथ डीलिंग करता हूँ,
तब मेरा माइंडसेट क्या बनता है, हो सकता है कि ये मेरी बात माने या ना माने। हुँ, जैसे मैंने पिछली बार भी ये उदाहरण दिया था, एक माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी ऑफिसर है यूएस में, इंडियन लेडी है, बहुत बड़े पोस्ट पर है। तो फिर कई साल अकेली रही तो उसको लगा कि नहीं यार अभी ठीक है, कोई व्यक्ति आना चाहिए जीवन में। तो फिर उसने सर्च करना चालू किया, तो एक लड़का अच्छा मिला भी उसको। लड़का अच्छा मिला, लेकिन जब भी वो लड़के से मिलने जाती थी, वो बीच रास्ते में ही उसको फ़ोन कर देती कि मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं वो लड़का मुझे ना बोल दे। तो हो सकता है कि वो लड़का मुझ में कोई खामी ढूँढे या त्रुटि ढूँढे या मुझ में कोई कमी ढूँढे, तो फिर शायद मैं उसे पसंद नहीं आऊँगी, शायद मेरा हेयर स्टाइल उसे पसंद नहीं आएगा, शायद मेरा ड्रेस उसे पसंद नहीं आएगा। तो रिलेशनशिप या जीवित लोगों के साथ मेरा माइंडसेट क्या होता है, शायद हो सकता है हाँ करे, शायद हो सकता है ना करे, शायद वो कोऑपरेट करे, शायद वो ना कोऑपरेट करे, शायद वो मुझे खुशी दे, शायद वो मुझे दुःख दे, चाहे वो मेरा इस्तेमाल करे, चाहे मुझे फेंक दे, या वो कहीं कहे कि भाई नहीं हमको नहीं चाहिए, आप चले जाइए अभी हमारे जीवन से। तो देखिए, जड़ पदार्थ के साथ डीलिंग करने में एक मानसिकता होती है, और जहां पर दिन ब दिन लिविंग लोगों के साथ मानसिकता या डीलिंग होता है, वहां पर अलग मानसिकता होती है। जड़ पदार्थ के साथ क्या मानसिकता है, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे खुशी के लिए सब होना चाहिए। लेकिन जब हम व्यक्तियों के साथ डील करते हैं, तो मुझे पूरा अंदाजा आ जाता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है कि हम किस चीज के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। किसी जीवित चीज के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, या किसी निर्जीव चीज के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। बच्चे जब बहुत समय टीवी, मोबाइल, गैजेट्स के साथ रहते हैं, तो मानसिकता क्या बन रही है धीरे धीरे, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं खुशी का केंद्र बिंदु हूँ, मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। और यही मानसिकता लेकर जब वो आगे चलकर जॉब में जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, तो उनको जीवित व्यक्तियों के साथ जो इमोशंस से भरे हैं डील करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से आदत क्या लगाई है, आई एम इन फुल कंट्रोल। लेकिन वास्तविकता जब सामने आती है, उसको पता चलता है आई एम एब्सोल्युटली नॉट इन कंट्रोल। और जब फिर वो क्या करता है व्यक्ति, जब आती है, जब तक कंट्रोल वो जता पाता है तब तक वो रिलेशन में रहता है, बाद में रिलेशन छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चलने लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ऐसे करते-करते ये जो मल्टीपल पार्टनर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि मुझे तो कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है जिसको मैं कंट्रोल करूँ। और जै जब वो मिल जाता है, जब तक कंट्रोल चला पाता हूँ, तब तक रिलेशन बनता है। जिस दिन कंट्रोल नहीं बन पाता, रिलेशन टूट जाता है। ये आज के श्लोक, अभी तक श्लोक हमने शुरू नहीं किए, तो मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। पिछले श्लोक का और ये श्लोक का कनेक्शन। अभी तो हम कनेक्शन पर है, अभी तो श्लोक मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी नहीं। तो जब हम जीवित व्यक्तियों के साथ डीलिंग करते हैं, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सबको। हम्म, तो वैसे ही जैसे प्राणी होता है, प्राणी भी पेन और प्लेजर को रिस्पॉन्ड करता है। आप किसी कुत्ते या बिल्ली के पूंछ पर पैर रख के देखिए, गलती से भी पैर ऐसा काटेगा वो आपको। मुझे 2 बार अनुभव है, बिल्ली, हमारे घर में बिल्ली थी, मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा। तो एक बार गलती दिखा नहीं, तो मैंने ऐसे जोर से काटा उसने, जब मैंने उसके पूंछ पर पैर रखा, क्योंकि वो व्यक्ति है, उसको पीड़ा हुई है। जैसे एक बार, ये मैं हमारी गीता कोर्स में हमेशा ये स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, चांदवड़ में मैं एक बार एक घर पर गया था, तो घर बहुत मायूस था। तो मायूस, मैंने पूछा, जो व्यक्ति मुझे लेकर गए, तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इनका बेटा मर गया। मैंने बोला कैसे मर गया इनका बेटा? तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा खेती में, उनका बहुत बड़ा खेत है, तो बैलों को जोत कर खेत को, खेत में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उसकी पत्नी आई, पानी वानी पिलाया, थोड़ा खाना खाया उसने। उसकी पत्नी डब्बा लेके चली गई। तो घर ज्यादा दूर नहीं था, 100 मीटर पर, 50-100 मीटर पर घर था। और जैसे ही वो घर पे पहुंची, जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो वो भागते भागते वापस आई। जब वो स्पॉट पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका जो पति है,
वो बैल ने उसके सींग उसके पेट में डालकर उसकी सारी आंतड़ियां बाहर निकाली। तो उस महिला ने उसका पल्लू फाड़ा, उसके पेट को, आंतड़ियां अंदर डाली, पेट को बंद किया, और वो ससुर को बुलाया। बॉडी जब तक लेकर नहीं गए हॉस्पिटल में, तब तक तो गुजर गया था। मुद्दा क्या है, प्राणी भी पेन प्लेजर को रिस्पॉन्ड करते हैं। जॉइंट फैमिली में देखिए क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोगों के साथ मुझे डीलिंग करना पड़ता है, कई सारे लोगों के साथ डीलिंग करते करते उनके स्वभाव को समझना पड़ता है। तो जितने सारे लोगों के साथ डीलिंग होता है, उतना मेरा स्वभाव रिफाइन होता है, उतने सारे लोगों का अनुभव बनता है मेरे साथ, कि किसके साथ कैसे बनना। अब मान लीजिए कि एक घर में एक ही बच्चा है, अभी आप न्यूक्लियर फैमिली, हमने जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली के एक ही बच्चा होता है। अब आदत क्या है भाई, मेरा कंफर्ट, मेरा सब कुछ। वो बच्चा अगर रात में 2 बजे चिल्लाता है, रोता है, तो वो कोई अलार्म क्लॉक तो है नहीं कि उसको स्नूज कर सकते हैं आप। उसका आपको सहन करना ही है। इससे पहले सहन करने की आदत है क्या? ज्वाइंट फैमिली में माइंड रेडी हो जाता है, भाई इतने सारे लोग हैं, मुझे इनके साथ डीलिंग करना है, एक के साथ नहीं तो दूसरे के साथ नहीं बनेगा, तीसरे के, किसी न किसी के साथ तो बन ही जाती थी। मन को खोलने के लिए मेरे लिए कई सारे लोग होते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, बोलेंगे का? तो फिर गैजेट लेकर बैठ, मैक्सिमम टाइम गैजेट लेकर बैठते करके यहाँ पर उल्टा उसका इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, जब डेड मैटर के साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं ना, तो हम दूसरे के बारे में सोचना भूल जाते हैं, खुद के बारे में ज्यादा। जैसे एक बार एक बहुत सीनियर डिवोटी थे, वो उनका अनुभव शेयर कर रहे थे। वो एक बार यूके गए, और यूके में, फिर यूके में जब भी यहाँ से कोई प्रचारक जाता है तो वो लोग उनको कंटिन्यूअसली बिजी रखते हैं, सुबह दोपहर शाम ऐसे क्लासेस चलते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो एक दिन वो जो प्रचारक थे ब्रह्मचारी, वो आ, उनको वो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि प्रभु जी, क्या आप अभी एक लेक्चर ले सकते हैं क्या, हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता क्लास। तो उन्होंने कहा क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बोले नहीं, तबीयत ठीक है। तो बोले आपका कुछ दुख रहा है? बोले नहीं, सब ठीक है। तो बोले आप क्लास क्यों नहीं दे रहे? तो वो बोले मुझे क्लास देने की इच्छा नहीं हो रही। तो वो ऑर्गेनाइजर के लिए बात नहीं थी, बोले आपको क्लास देने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? बोले बस मुझे नहीं इच्छा हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्लास देने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़ा शौक था कि अरे, तुम प्रचारक है, तुम कैसे नहीं कह सकते हो। लेकिन वो ये भूल गया कि अरे भाई, प्रचारक व्यक्ति है, वो कोई मशीन नहीं है। तो वो प्रचारक ने उनको कहा कि भाई, मुझे, मेरा मन आज बहुत चंचल है, मेरा मन डिस्टर्ब्ड है। कल तक वो शांत हो जाएगा, कल से मैं सब शुरू कर दूंगा, आप जितने क्लासेस बोलोगे, लेकिन आज मैं क्लास नहीं दूंगा। तो होता क्या है, एक निर्जीव वस्तु के साथ जब मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं ये भूल जाता हूँ कि सजीव व्यक्ति के साथ अलग तरीके से डीलिंग करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। और जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी का प्लेटफॉर्म है, वो दिखता रियल है लेकिन वो वर्चुअल है। तो होता क्या है कि मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है, कौन आता है? वही व्यक्ति जिसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, वही व्यक्ति साथ आएगा। अगर मोबाइल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो कैसे कोई जीवित व्यक्ति आपकी मदद करने आएगा? क्योंकि जीवित व्यक्ति को आपकी मदद करने के लिए टाइम स्पेंड करना होता है, जब जाके वो व्यक्ति समझता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है या नहीं, क्या मैंने इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो हम जितना ज्यादा निर्जीव वस्तुओं के साथ समय व्यतीत करेंगे, उसका सीधा सीधा इफेक्ट सजीव लोगों के साथ डीलिंग करने में बाधा उत्पन्न करता है। और आज के युवाओं में आपको यही दिखेगा, मेजर टाइम वो गैजेट्स, माने जो जड़ वस्तु है, उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो नेचुरली उनको क्या लगता है, मैं कंट्रोल में हूँ, सब कुछ मेरे आनंद के लिए होना चाहिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे होना चाहिए, वही चीजें होनी चाहिए जो मुझे खुश रखे। और ऐसे दो लोग जब शादी करते, एक लड़का और एक लड़की, जो इसी माइंडसेट में बड़े हुए हैं, आपको लगता है क्या कि वो रिलेशनशिप चलेगा? क्योंकि दोनों का एजेंडा क्या है, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे अनुसार, सब कुछ मेरे खुशी के लिए। और एक हेल्दी, सॉरी,
एक हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्या होता है? तीन चीजें होती है। एक है सैक्रिफाइस, दूसरा टॉलरेंस और तीसरा पेशेंस। फिर से दोहराता हूँ, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए तीन चीजें चाहिए, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस और पेशेंस। सैक्रिफाइस क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति मुझे रिस्पॉन्ड करे न करे, लेकिन मुझे उसके साथ प्रेम करना है, बस। मुझे उसकी खुशी के लिए जीना है। टॉलरेंस क्यों? क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का कोई नेगेटिव साइड है, मुझे उसको सहन करना है। तीसरा, पेशेंस क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव साइड है, तो बदलने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, या बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। गैजेट खराब हो जाता है, मैं फेंक के नया लेके आता हूँ, व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते आप, जब तक आपके पास सैक्रिफाइस, टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है। और जड़ वस्तु के साथ जितना ज्यादा संबंध बिताएंगे, उतना सैक्रिफाइस, टॉलरेंस और पेशेंस कम 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 होता जाएगा। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, और अभी 5G है। 5G का जनरेशन के पास न तो सैक्रिफाइस है, न तो टॉलरेंस है, न तो पेशेंस है, क्योंकि इनको सब कैसे चाहिए? इंस्टेंट। वो ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति को डील करते समय उसके नेगेटिव साइड को संभालना पड़ता है, जिसके लिए पेशेंस बहुत 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 जरूरी होता है। वरना कितने लोग बदलेंगे आप आपके जीवन में? इनिशियली तो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट किसके लिए करते हैं? क्योंकि वो रिलेशनशिप में कुछ नयापन है। जैसे नयापन खत्म हो जाएगा ना, वो बोर हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते भी नहीं। क्यों? क्यों वो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं अलग अलग स्तरों पर। दोनों के एजेंडा पूरे हो रहे हैं, दोनों सिर्फ अपनी गुड साइड दिखाते हैं रिलेशनशिप। लेकिन एक्चुअल जो फ्रेंडशिप एक रिलेशन में कन्वर्ट होती है ना, तो फिर दीर्घ समय एक दूसरे के साथ जब रहते, तो पता चलता है कि इसमें ये भी खामी है, उसमें वो भी कमी है, इसमें तो ये गलत है, उसमें वो गलत है। और नयापन तो समाप्त हो गया। रियलिटी सामने आ जाती है, डार्क साइड सामने आ जाती है, बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगती है रिलेशनशिप में। टॉलरेट करना बहुत दूर, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड का एक ही डिमांड होता है, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे खुशी के लिए होना चाहिए, मुझे तुमको कंट्रोल करना है, जैसे मैं चाहूँ वैसे तुम बर्ताव करो। अरे वो कोई गैजेट नहीं, वो व्यक्ति है। और उस समय फिर रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है। उनको क्या लगता है कि ये व्यक्ति मुझे समझता ही नहीं, वो पहले भी तुमको नहीं समझ रहा था, क्योंकि तुम उसकी पीठ खुजा रहे थे, वो तुम्हारी पीठ खुजा रहा था। इतना सिंपल है। क्योंकि वास्तविक में दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपनी अच्छाई दिखा रहे थे, बुराई एक दूसरे को कभी दिखाई नहीं। तो पार्टनर चेंज करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, माइंडसेट बदलना सोल्यूशन है। वही माइंडसेट लेकर अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर करोगे, वो रिलेशनशिप 100% फेल होने वाली है। और ये सब कहाँ शुरू हुआ? पिछला श्लोक, सम लोष्ट्राश्म कांचन। भौतिक जड़ पदार्थों में ज्यादा आकर्षण होना, या उसके साथ ज्यादा समय बिताना, क्योंकि हम जानते हैं वो चीज टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी के साथ एसोसिएट करोगे, उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, तो मन में क्या भाव बैठ जाता है? काम चलाओ, बस मोबाइल खराब, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, काम चलाओ, काम चलाओ। वही व्यक्ति के साथ किया जाता है। लेकिन देखिए, जड़ पदार्थों में भी कितना अंतर है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा। पिछले जमाने में, माने 40-50 साल पहले की बात है, या थोड़ा उससे पीछे, मैं मेरे बचपन की बात बताता हूँ आपको। तब के रिलेशन 40-50 साल पहले ऐसा क्या होता था कि पता नहीं, रिलेशनशिप आज मेरे, पिछले हफ्ते मेरे माता पिता ने 50वीं सालगिरह बने उनकी शादी की, 50 years ऑफ मैरिज। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा गौरवशाली वो क्षण था। एक दूसरे के साथ 50 साल, वो भी ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं हुए ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 50 साल एक दूसरे के साथ, आज भी वो अटैचमेंट है दोनों में, मेरे माता पिता की। दोनों में बहुत अटैचमेंट है। क्यों? अब देखिए, पदार्थ के साथ फिर से रिलेशनशिप को कनेक्ट है। पुराने समय में क्या होता था कि रिलेशन, जैसे पुराने समय में इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता था? पुराने समय में इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, लैंड में, गायों में, धातुओं में। जब आप गोल्ड लेते हो या डायमंड लेते हो,
तो आप ये नहीं कहते कि अगले साल भेज दूंगा ना। मन में जब धातु भी लिया जाता है ना, तो मन में क्या होता है कि भाई ये बर्तन है ना, अभी सालों साल चलने वाला है। गोल्ड है ना, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। गाय बैल माने 20-25 साल, तो जब तक मरे नहीं तब तक वो हमारे साथ रहना। उसके एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी आप आज देखिए, हम जिन वस्तु के साथ डीलिंग करते हैं वो कैसी वस्तुएं हैं? सब डिस्पोजेबल है। प्लास्टिक, पेपर, टिश्यू पेपर, चाइना, क्ले, सारे डिस्पोजेबल मटेरियल। तो डिस्पोजेबल मटेरियल के साथ मेरा जब कनेक्शन बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि अरे आदमी भी डिस्पोजेबल होना चाहिए मेरे साथ तो। और पहले क्या होता था, जो वस्तु भी ऐसे ही लेते थे जो लॉन्ग टर्म चलने वाली, तो मेरे मन में क्या था, सब कुछ लॉन्ग टर्म का सोचो, रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म का सोचो। बहुत प्रभाव करता है हर वस्तु हमारे मन पर। जब किसी लड़की का पहले जमाने में ब्याह होता था, वो लड़की को पैसा नहीं देते थे, वो लड़की को क्या देते थे? सोना। वो लड़की को फ्रिज और बाइक नहीं दिया जाता था, वो लड़की को सोना दिया जाता था। फ्रिज बाइक क्या खराब हो गया, दूसरा दे दो। माइंडसेट क्या हो रहा है, खराब हुआ बेच दो, नया ले लो। तो जब व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जब सीनियर हो जाते थे, उम्र में बढ़ जाते थे, तो उनको ये पता था कि हाँ, ये जो मैंने चीज इतनी जमा करके रखी ना महंगी वाली, अब मैं आगे वाले जनरेशन को दे दूंगा। जैसे शादी के पश्चात जब सास बूढ़ी हो जाती थी, तो वो चाबी का गुच्छा है ना, वो बड़ी बहू को देती थी, भाई अब तू घर की मालकिन है, तू घर को चलाना। और मान लो कि उसको पता चलता था कि ये रिलेशनशिप जो सास बहू का टॉक्सिक है, तो वो समय देती थी बहू को सुधारने में, करेक्ट करने में। जब उसको लगता था कि बहू अभी ठीक हो गई, तो फिर वो चाबी का गुच्छा दे देती थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इस व्यक्ति, जो बड़ी व्यक्ति है, घर की बड़ी होने वाली व्यक्ति है, उस पर भी समय स्पेंड करना जरूरी है। और फिर तब जाकर वो सास फ्री हो जाती थी, वो बोली अभी घर तू संभाल, बाकी तो अब मैं आराम करूं। तो जड़ पदार्थ के साथ कितना डीलिंग है ये बहुत, और कौन सा पदार्थ है, उस पर भी हमारा मन बहुत गहराई से चलता है। हम्म? लेकिन फिर भी एक ऐसे स्तर होता है जहां पर किसी पदार्थों को छोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम व्यक्तियों के साथ डीलिंग करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। अब कौन से व्यक्तियों के साथ डीलिंग करना पड़ता है, आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ये देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, मुझे बताइए। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके। अच्छा, तो ये आज का हमारा श्लोक है। ओके, थैंक यू। तो ये आज का हमारा श्लोक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर 9 प्रकार के लोगों के साथ हमारा डीलिंग होता है। तो ये 9 लोगों के साथ डीलिंग करते हुए भी समबुद्धि, समबुद्धि विशिष्यते, जो व्यक्ति ये कर सकता है वही योगी बनेगा। ओके, तो यहाँ पर योगी की और एक परिभाषा है, जो इन 9 लोगों के साथ डीलिंग सम भाव से करेगा वही योगी कहलाएगा। अच्छा भाई, इसमें कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए, 9 प्रकार के लोग हैं जिनके साथ हमको डीलिंग डे टू डे बेसिस पर करना पड़ता है। अच्छा भाई, ये 9 लोग कौन है? सुरिन, सुरिन माने आपका वेल विशर होता है। मित्र, मित्र माने आपका फ्रेंड। अरी आपका शत्रु। उदासीन न्यूट्रल व्यक्ति। मध्यस्थ, मध्यस्थ माने मीडिएटर। द्वेषी, जो आपसे द्वेष करता है। बंधुषु, रिलेटिव। साधुषु, जो साधु वृत्ति का व्यक्ति है। च अपि च पापेशु, पापेशु माने जो पाप वृत्ति वाला व्यक्ति है। इन 9 व्यक्तियों के साथ जब मेरा बर्ताव सम होता है, तब मैं योगी कहलाता हूँ, तब मैं एडवांस्ड योगी कहलाता हूँ। ये यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। ओके।
अब एक एक चीज को हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब व्यक्तियों के साथ अभी 9 तरह के लोग हैं, 9 को मैं एक थोड़ा थोड़ा विश्लेषण आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो ये व्यक्ति में समता रखना योग्य है कि नहीं, और वो भी 9 तरह के लोग हैं। तो समता रखना मेरे लिए डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरा कंसर्न खुद से ज्यादा है, मेरे प्लेजर्स, मेरे पेन, आई मी माइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो होता क्या है कि जब आई मी माइन में जीवन, या मैं मेरे में जीवन में जीता हूँ, तो दूसरे को माफ करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी अच्छाई तो मैं हजम कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसका बुरा जो साइड है, नेगेटिव साइड है, उसको मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो 9 कैटेगरी के लोग हैं, तो इनके साथ हमारा डेली बेसिस पर डीलिंग है, डेली। ओके। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बर्ताव है। 9 लोग हैं, 9 बर्ताव है। ओके। तो वो व्यक्ति का आचरण, भाव और गुण, 3 चीजें हैं, इसको ठीक से सुनिए। आचरण है माने उसका बिहेवियर, उसका आंतरिक भाव, और उसके बाहर दिखने वाले गुण। ओके। इसके अनुसार ये 9 प्राणी भी हो सकते हैं या 9 व्यक्ति भी हो सकते हैं, और ये हमको संसार में मिलेंगे। अच्छे प्राणी भी होते हैं, अच्छे बुरे प्राणी भी होते हैं। अच्छे पेड़ भी होते हैं, बुरे पेड़ भी होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ओके। तो उनके आचरण, भाव और गुण में भिन्नता होगी। और जैसी जैसी भिन्नता है, जैसे जैसे डिफरेंसेस हैं, वैसे वैसे उनके साथ बर्ताव में भी डिफरेंस आना जरूरी है। ओके। तो 9 लोगों के साथ डील करते समय कैसे डील करना है? तो 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक है समता, एक है विषमता। समता आंतरिक होती है, विषमता बाह्य होती है। समता माने आंतरिक समझ क्या है उस व्यक्ति के बारे में आपकी, और विषमता माने आप बाहर से उसको जो देख रहे हो, वो उसके अनुसार उसके साथ जब व्यवहार किया जाता है, उसको विषमता कहते हैं। तो शरीर के अनुसार, भाव के अनुसार, आचरण के अनुसार उस व्यक्ति के साथ बर्ताव निश्चित बदलता है। ओके। तो 2 चीजें, समता, विषमता। समता आंतरिक है, विषमता बाह्य है। जब इस समझ के साथ में किसी व्यक्ति के साथ बिहेव करता हूँ, बर्ताव करता हूँ, तो हो सकता है मेरे बिहेवियर में डुअलिटी दिखे, दोगलापन दिखे, लेकिन तब भी व्यवहार में दोष या पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उस तरह का बर्ताव योग्य है, उसके हित में है। जैसे दुर्योधन के साथ, जब दुर्योधन को दंड दिया गया, वो दंड का बर्ताव दुर्योधन के साथ योग्य है, क्योंकि उसमें दुर्योधन का हित था। ओके। जैसे मुझे एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि कई बार पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आप किसी के साथ ज्यादा शेयर मत करो। जो व्यक्ति जैसा है, दुष्ट है तो दुष्टों के साथ दुष्ट है जैसा ही व्यवहार करो, या सिर्फ व्यवहारिक ही किसी के साथ बर्ताव कीजिए। तो अगर आप उनको पूछो कि क्यों भाई ऐसा क्यों करना है, तो वो कहते हैं कि भाई ये दुनिया में अगर जीना है तो आपको ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा, वरना लोग आपको जीने नहीं देंगे। ओके। तो इसके लिए आज ये जो 9 कैटेगरीज है, पहले इसको समझते हैं, फिर डीलिंग करना समझना आसान हो जाएगा। ओके। तो 9 लोग क्या है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सुरित। सुरित, यहाँ पर देखिए, यह ज्यादा आपको क्लियर समझेगा। सुरित, रित माने हृदय। सु माने जो मेरे हृदय को बहुत प्रसन्न करता है, या जो मेरे हृदय के सबसे पास। ओके। तो सुरित, ये जो देखिए यहाँ पर सुरित को कई बार हम फ्रेंड कह के बना देते हैं। नहीं, सुरित अलग होता है, मित्र अलग होता है, बंधु अलग होता है। हम्म? ऐसे 3 कैटेगरीज यहाँ पर दिए गए। तो तीनों में बहुत अंतर है। सुरित का मतलब होता है, जैसे उदाहरण देते हैं, एक माँ होती है ना, माँ जो है, माँ में टेंडेंसी क्या होती है, वो अकारण हित करती है। वो उसको हित करने के लिए वो एक कारण नहीं लगता है, और उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का अच्छा ही हो। हित करना उसका स्वभाव है, उसका नाम सुरित। लेकिन सुरित का मतलब ये भी नहीं है कि वो आपकी गलती को न बताए ना। माँ में एक बात क्या होती है कि वो प्रेम भी करती है,
लेकिन वही माँ बच्चे की गलती को दुरुस्त करने के लिए ममता रहित हो जाती है और बच्चे का हित करती है। जैसे माता सीता है। माता सीता का दो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार है। उसका भगवान रामचंद्र के साथ व्यवहार अलग है, उसका रावण के साथ व्यवहार अलग है। भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे तो माता सीता वेलविशर है ना, वेलविशर है वो अपने पति की। तो वेलविशर होने के कारण उसके मन में चिंता सता रही थी कि मेरे पति के हाथ में जो धनुष है शायद उसका वो कहीं गलत इस्तेमाल तो न करे। इसलिए वो उनको बोलती है कि भाई ये जो धनुष आपने लाया है इसको बिना जरूरत के इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मन में हित करने का भाव है। दूसरा रावण। रावण के साथ वो रावण जब आता है तो रावण को सलाह देती है कि तुम रामचंद्र के दोस्त बन जाओ। वो ये नहीं कहती कि उनको तुम अथॉरिटी स्वीकार करो, क्योंकि वो जानती है कि इसका अहंकार इतना बड़ा है कि ये बराबरी नहीं करेगा। दोस्त माने क्या, ठीक है भाई ये मेरा दोस्त है। तो रावण को कहती कि उनका दोस्त बन जाओ। लेकिन जब रावण नहीं मानता है तो वही सीता रावण को सीधे बताती है कि अगर तुम मुझे रामचंद्र को वापस नहीं दोगे तो मारे जाओगे। अब जब वो ये बोल रही कि मारे जाओगे, उसमें भी रावण का हित छुपा हुआ है। इसको कहते हैं सुहृद, जो अकारण हित करता है। दूसरा है मित्र। मित्र माने आपने अच्छा किया वो भी आपका अच्छा करेगा, उसको कहते हैं मित्र। ओके। अरि। अरि उसको कहते हैं जो अकारण आपका अहित करे, जो आपको तकलीफ दे। जैसे रावण बिन काम का किसी को भी तकलीफ देता है, उसको अरि कहते हैं, शत्रु। उदासीन। उदासीन का क्या मतलब है? उदासीन का मतलब है दो लोगों में झगड़ा हो गया या दो लोगों में वाद विवाद हो गया, तो वो जो व्यक्ति है उदासीन होता है। माने वो ना इसका साइड लेगा ना वो उसका साइड लेगा, किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, और खुद से ये भी नहीं कहेगा मैं आपकी मदद करूं क्या। उसको कहते हैं उदासीन। तीसरा होता है मध्यस्थ, जो कि उदासीन के एकदम विरुद्ध होता है। मध्यस्थ वो व्यक्ति होता है जिसकी इच्छा होती है कि दोनों का हित हो जाए और इनका झगड़ा समाप्त हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण, दोनों पांडव और कौरव दोनों का हित हो इस भावना से वो शांति दूत बने थे। इसको कहते हैं मध्यस्थ। बंधु। बंधु माने आपके सगे संबंधियों को भी बंधु कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के साथ गलत बर्ताव नहीं करता है उसको भी बंधु कहा जाता है। माने बंधु वो होता है, मान लीजिए कि उसका भी बेटा है और पड़ोसी का भी बेटा। पड़ोसी के बेटे ने गलती किया तो उसको भी दंड देगा, खुद के बेटे ने गलती किया उसको भी दंड देगा। सामने वाले के बेटे ने अच्छा किया उसको भी शाबाशी देगा, अपने बेटे ने किया शाबाश। तो समभाव जहां पर होता है, विषमता कम होती है, उसको कहते हैं बंधु। ओके। द्वेषी। द्वेषी का मतलब कौन होता है? द्वेषी माने जो दूसरे का अकारण अहित करे। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये द्वेष कर रहे थे, अकारण अहित। पांडव का अकारण अहित, उसको कहते हैं द्वेषी। तो ये 7 कैटेगरीज हो गया। ओके। अब आखिरी बचे दो, साधुषु और पापेशु। अभी ये दोनों को समझना तो और आसान है, क्योंकि साधुषु माने जिसका आचरण बहुत अच्छा है, और पापेशु माने जिसका आचरण बहुत खराब है। तो साधु को तो आचरण में समता होना आसान है, लेकिन पापी व्यक्ति के आचरण को समता से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब साधु और पापी में एक साथ कैसे डील किया जाता है? उन दोनों में समता रखनी है कि विषमता रखनी है? सिंपल है, हमने पहले भी ये मुद्दा लिया कि साधु और पापी, इन दोनों में व्यवहार निश्चित रूप से अलग होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। लेकिन साधु और पापी से डील करते हुए अंतर का जो भाव है, अंदर मन का जो भाव है या बुद्धि का जो भाव है, वो यही होगा कि इस व्यक्ति का मैं कैसे हित करूं। उसको कहते हैं समबुद्धि। बाहर से व्यवहार निश्चित रूप से अलग होगा, लेकिन आंतरिक भाव जो है वो यही होगा कि कैसे इस व्यक्ति का भला हो, कैसे इस व्यक्ति का अच्छा हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचना है पापी के बारे में? क्योंकि ये व्यक्ति भगवान का अंश है, ये व्यक्ति आत्म स्वरूप में शुद्ध है, लेकिन आज इसका स्वभाव दूषित होने की वजह से इसका बर्ताव ऐसा है। ओके। मुद्दा क्या है?
हमारा बर्ताव व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति का भाव गुण आचरण उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो उसकी गलती को दुरुस्त करने की भी हमारी इच्छा होनी चाहिए। जैसे वो माता जी ने जो प्रश्न पूछा कि भाई पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए, उसमें ड्रॉबैक क्या है वो समझ लीजिए। उसमें ड्रॉबैक ये है कि डील अगर सबके साथ खराब बर्ताव करोगे या सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करोगे या सबके के साथ व्यवहारिक ही रहोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ अच्छे लोग जो आपके जीवन में जुड़ने वाले होंगे उनको आप मिस कर सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति हालांकि अभी पापी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा उसको आप करेक्ट करोगे वो सुधर जाएगा, और सुधरने के पश्चात हो सकता है कि वो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन जब हम सबके साथ एक ही बिहेवियर करते हैं, सबके साथ हार्श बिहेवियर करते हैं, सबके साथ सिर्फ व्यवहारिक ही बर्ताव करते हैं, तो उसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को लूज कर देता हूँ मेरे जीवन में। तो व्यक्ति के आचरण पर फोकस होना चाहिए। मुद्दा क्या है? फोकस आचरण पर होना चाहिए, किसके? दोनों साइड से, एक बाजू से नहीं। मैं मान लीजिए मेरे लाइफ में जब टॉक्सिक व्यक्ति आता है, तो मेरा आचरण उस व्यक्ति के साथ कैसा है ये मेरा फोकस होना चाहिए, और दूसरे साइड पर मैं उस व्यक्ति को कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ इस पर मेरा फोकस होना। तो आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में आचरण ही मुख्य है। आचरण का ही परिणाम सामने वाले व्यक्ति पर होता है। आचरण की ही परीक्षा होती है। आचरण से ही व्यक्ति श्रद्धा बनाता है या श्रद्धा बिगाड़ता है। किसी के भी स्वाभाविक दृष्टि हमारे आचरण पर ही होती है। आचरण से ही दुर्गुण या आचरण से ही सद्भाव उत्पन्न होते हैं। आचरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसलिए टॉक्सिक व्यक्ति या जो व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते, जो पापेशु व्यक्ति है, वो हमारी परीक्षा लेने आया है। क्या परीक्षा लेने आया है? कि भाई तेरी जो नजर है वो मेरे आचरण पर है कि तेरे दृष्टिकोण पर है। हुँ? हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को सीधा जज कर देते हैं। हर समय व्यक्ति को जज करने की जरूरत नहीं है, अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। कह रहे भाई वो व्यक्ति जो है पीड़ित है। हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर दया करना। अरे वो पीड़ित है, वो इतना पीड़ित है कि दूसरों को पीड़ा देकर खुशी ढूंढ रहा है। तो दया आनी चाहिए उस व्यक्ति पर। जैसे ये प्रसंग हम कितनी बार सुने, इंद्र सुअर बन जाते हैं, और सुअर बन जाते हैं तो वो सुअर कम्युनिटी का राजा बन जाता है, उसकी कई सारी पत्नियां, कई सारे बच्चे। तो ब्रह्मा जी जब आकर देखते हैं तो बोलते हैं, अरे बाप रे ये क्या कर लिया इसने खुद का। उनको दया आती है इंद्र की, और वो दया के कारण इंद्र को कहते चल घर वापस चल। इंद्र कहते नहीं, इधर सुखी हूँ। तो वो छोड़ता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी इंद्र के सामने उसके बच्चों को मार देते, तब भी उसकी आसक्ति नहीं छूटती, फिर उसकी पत्नी को मारते, तब भी उसकी आसक्ति नहीं छूटती, उसके शरीर को ही खत्म कर देते। और जब वो सुअर के शरीर से बाहर आता है तब उसको पता चलता है, बाप रे मैंने सुअर का शरीर लिया था, इतना गंदा शरीर था मेरा। तो ब्रह्मा जी ने उसके बाहरी शरीर को नहीं देखा, बाहरी बर्ताव को नहीं देखा। ब्रह्मा जी दया कर रहे कि क्या बर्ताव कर रहा है, कितना खराब है। तो जब हम नेगेटिव लोगों के साथ डील करते हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ डील करते हैं, तो ये श्लोक से हमको क्या बताया जा रहा है कि हमें फोकस दूसरे के आचरण पर नहीं, बल्कि मेरे भाव क्या है उस व्यक्ति के साथ डीलिंग करते समय इस पर करना है। क्यों? क्यों मेरा आचरण पर उसके फोकस नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा आचरण पर उसके फोकस होता रहेगा तो उसका सारा आचरण मुझ में उतर जाएगा और मैं वैसे बर्ताव करने लग जाऊं। मेरा भाव क्या है उस व्यक्ति के साथ डील करते समय? क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये भगवान का अंश है लेकिन अभी इतना दूषित अवस्था में है? तो ये श्लोक क्या बता रहा है कि उस व्यक्ति के स्वरूप पर फोकस कीजिए, आचरण पर नहीं। आचरण के साथ सिर्फ डील कीजिए, लेकिन फोकस खुद पर होना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति के आचरण पर फोकस कर रहा हूँ कि इस बात पर कर रहा हूँ कि ये भगवान का शुद्ध अंश है। क्योंकि सिर्फ आचरण पर फोकस करेंगे तो उसके सारे जो फॉल्ट्स है वो हम में आने लग जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि हम अब भी सभी व्यक्तियों के सिर्फ आचरण के साथ डील करेंगे
या सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे तो हो सकता है कि हम कई अच्छे लोगों को हमारे जीवन से खो सकते हैं। तो आखिरी मुद्दा क्या है? ये सब कहाँ शुरू हुआ? पहला, हमने देखा कि जड़ पदार्थ के साथ ज्यादा संबंध है, जो कि पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। और दूसरा ये है कि हमें जीवन जीने के लिए अच्छे उदाहरण नहीं दिखाए जाते हैं। जैसे पिछले सत्र में मैंने वो सिविल इंजीनियर का उदाहरण दिया कि वो इतना बड़ा सक्सेसफुल है, जिसके घर में तीन तीन मर्सिडीज कार है टॉप एंड की। जब उसका दोस्त उसको पूछता है कि तूने तेरे नए प्रोजेक्ट में 15 लाख की लिफ्ट लगाने की जगह 30 लाख की लिफ्ट क्यों लगाई, तो वो कहता है भाई मैंने ये प्रोजेक्ट से इतना पैसा कमाया है कि मेरे पास आज बहुत पैसा भी है। तो ये लोग जिन्होंने मुझे ये पैसा दिया है, तो क्या मैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता? तो ये जो उदाहरण है, इनको समाज में नहीं लाया जाता, नहीं दिखाया जाता। इसलिए लोगों को क्या लगता है कि भाई खराब ही बर्ताव करना होगा, दुनिया ही खराब है तो हम अच्छा करके क्या करेंगे? नहीं, मुद्दा ये है कि हमारे सामने बहुत ज्यादा खराब उदाहरण होने के कारण सबको लगता है कि खराब ही बर्ताव करना। लेकिन ये श्लोक हमको क्या सिखाता है? उस व्यक्ति के अनुसार डील कीजिए, लेकिन आंतरिक जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं उस व्यक्ति के साथ डीलिंग करते समय। और हमारा जो फोकस है उसके व्यवहार से नहीं, उसके आंतरिक भाव से होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण।